नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली भाग 15 के अंतर्गत 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और उन्हें ट्रिक की सहायता से भी याद करने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, प्रश्न संख्या 201 कि जैनेंद्र का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ। कहने का आशा है कि इनमें से किस सन में जैनेंद्र जी का पहला कहानी संग्रह प्रकाशित होता है। विकल्प 1 की बात करें तो 1927 में, विकल्प 2 1929 में, विकल्प 3 1930 में और विकल्प 4 है 1931 में। तो देखिए, बात करें जैनेंद्र जी की, तो जैनेंद्र का जो पहला कहानी संग्रह है वो वर्ष 1929 में प्रकाशित होता है। ठीक है ना। तो पहला कहानी संग्रह 1929 में, जिसका नाम क्या है, फांसी है ना। फांसी, फांसी किसको दो, बोले सर फांसी दोनों को दे दीजिए। दोनों फार दोनों 1929 में लिखा गया। ठीक है ना, जैनेंद्र का। तो जैनेंद्र ने क्या कहा कि हाँ दोनों को फांसी दे दो, दोनों फार दोनों 1929 में लिखा गया। फांसी इनका पहला जो कहानी संग्रह है। जैनेंद्र जी के अन्य कहानी संग्रह में आप देखेंगे वातायन बड़ा प्रसिद्ध कहानी संग्रह इनका है। दो चिड़िया है इनका, जो कि 1934 ईस्वी में लिखा गया है। तो कहने का आशा है कि इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। कभी कभी इस टाइप के प्रश्न भी आपके परीक्षा में देखने को मिल जाते हैं। प्रश्न संख्या 202 है कि नमक का दरोगा कहानी के लेखक है। कहने का आशा ये है कि नमक का दरोगा किसकी कहानी है। विकल्प 1 बंशीधर की, विकल्प 2 प्रेमचंद की, विकल्प 3 प्रसाद की है या फिर विकल्प 4 जैनेंद्र जी की। तो देखिए, नमक का दरोगा जो कहानी है बड़ी प्रसिद्ध कहानी है ना, जिसे वर्ष 1913 में मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 202 का विकल्प 2 प्रेमचंद इज राइट आंसर। और जब हम लोग कहानी पढ़ रहे थे तो हमने आपको ट्रिक बताई थी कि 13 नमक खाया है, 13 नमक खाया। नमक बोले कितना, बोले 13, 13 फार 1913 में लिखा गया। और किसका है, प्रेम का है। तो प्रेम से 13 नमक खाते हैं, बोले सर प्रेम से खाते हैं, है ना। तो 1913 में लिखा गया है। और नमक का दरोगा किसका है कहानी, तो बिल्कुल मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 203 है कि पाल गोमरा के स्कूटर, है ना, ये पाल गोमरा की नहीं बल्कि पाल गोमरा का स्कूटर कहानी के लेखक कौन है। कहने का आशा है कि पाल गोमरा जो स्कूटर है, ये कहानी है, ये किसकी है। अब विकल्प 1 उदय प्रकाश की है, विकल्प 2 भगवती चरण वर्मा जी का है, विकल्प 3 है उदय, विकल्प 3 दूधनाथ सिंह और विकल्प 4 है किसड़ा सोबती की है। तो बिल्कुल किसकी बात करें, कहानी संग्रह है, किसकी कहानी है, तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं कि पाल गोमरा का जो स्कूटर है, ये कहानी जो है उदय प्रकाश जी की है। ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है ना। तो अब देखिए, कोई व्यक्ति क्या होता है, बोले सर पाल गोमरा का स्कूटर लेकर के उदय हुआ माने लेकर आ रहा है। ठीक है ना। किसका, पाल गोमरा का स्कूटर कौन, उदय प्रकाश। इसके अलावा उदय प्रकाश से कुछ कहानियां हैं जिनमें दरियाई घोड़ा है, तिरिछ है, एक कहानी आपने देखा होगा, अंत से प्रार्थना है इनकी कहानी है, और एक कहानी बड़ी प्रसिद्ध है पीली छतरी वाली लड़की। तो इसे ध्यान में रखिएगा। कई बार परीक्षा में पूछा गया है पाल गोमरा का स्कूटर और पीली छतरी वाली लड़की किसकी है। तो बिल्कुल उदय प्रकाश जी की कहानी संग्रह है, कहानी है। तो इसे भी ध्यान में आप रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 204 है कि इंदुमती कहानी के लेखक है। कहने का आशा है कि जो इंदुमती कहानी है उसको किसने लिखा है। विकल्प 1 किशोरीलाल गोस्वामी, विकल्प 2 जयशंकर प्रसाद, विकल्प 3 भगवान दीन और विकल्प 4 है देवकी नंदन खत्री। तो देखिए, इंदुमती की बात हम लोग कर रहे थे ना, हमने कहा था कि इंदु किशोरी है, किशोरी फार किशोरीलाल गोस्वामी जी द्वारा लिखा गया है। और कब लिखा गया, पूरे 1900 ईस्वी में लिखा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इसे पहली कहानी मानते हैं। तो इसे भी आप यही दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 205 है कि बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक है। कहने का आशा है जो बुद्धू का कांटा कहानी है इसको किसने लिखा है। अब विकल्प 1 सुदर्शन ने लिखा होगा, विकल्प 2 चतुर्सेन शास्त्री ने लिखा होगा, विकल्प 3 चंद्र शर्मा गुलेरी या फिर विकल्प 4 बेचंद शर्मा उग्र। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, जो बुद्धू का कांटा है इस कहानी के लेखक है चंद्र शर्मा गुलेरी इज राइट आंसर। और बात करें चंद्र शर्मा गुलेरी जी की, तो चंद्र शर्मा गुलेरी जी ने 3 कहानी लिखी और 3 कहानी लिख करके बिल्कुल हिंदी साहित्य में अमर हो गए हैं, जिनमें
पहला कहानी आप इनका देखेंगे तो पहली कहानी है ना, सुखमय जीवन। सुखमय जीवन की बात करते हैं तो सुखमय जीवन इन्होंने वर्ष 1911 में लिखा। एक एक व्यक्ति होगा बड़ा सुखमय होगा। दूसरा बुद्धू का कांटा 1914 में इन्होंने लिखा, 14 में। और उसने कहा था, है ना, कहानी इनकी है 1915 में। तो उसने गुलेरी से कहा, कितनी बार बोले सर? 15 बार कहा। 15 बार 1915 में लिखा गया है। तो इसे ध्यान में रख लीजिएगा कि जो इनकी 3 कहानी है, बड़ी प्रसिद्ध कहानी है चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की, जिनमें सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था, 11, 14 और 15 क्रम से इनके जो है प्रकाशन वर्ष की तिथियां हैं। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 206 है कि दुलाई वाली किस विधा की रचना है? कहने का आशय है कि दुलाई बाई की कौन सी विधा है ना? विकल्प 1 कह रहे हैं कहानी है, या फिर नाटक है, उपन्यास या निबंध है। तो बिल्कुल सही है कि दुलाई बाई जो है एक कहानी है ना। कब लिखा गया? हमने कहा था दुलाई बाई साथ साथ रहती है, 7 पर 1907 में लिखी गई। किसकी रचना है? बंग महिला की रचना है। और वही बंग महिला है जिनका मूल नाम है राजेंद्र बाला घोष। तो इसे भी आप दिमाग में रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 207 है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित कहानी 11 वर्ष का समय, है ना, यानी 11 वर्ष का समय किस विधा की रचना है? मेरे मुंह से निकल गया कहानी। ठीक है ना। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखित 11 वर्ष का समय किस विधा की रचना है? विकल्प 1 नाटक है, या फिर विकल्प 2 निबंध, विकल्प 3 उपन्यास और विकल्प 4 कहानी। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं। 11 वर्ष का समय, है ना, किसकी, है ना, एक कहानी है, 1903 में लिखी गई है। तो किसकी कहानी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है, 1903 में लिखी गई कहानी है। तो दिमाग में रखिएगा 11 वर्ष के लिए, है ना, शुक्ल जी। राम जी कहाँ बन गए? बोले सर 11 वर्ष के लिए गए, और 11 में 3 जोड़ देंगे तो 14 हो जाएगा, यानी कि 1903 में, है ना, लिखी गई है। तो 11 वर्ष की कहानी और 3 में लिखी गई, तो 11 3 14, और 14 वर्ष वनवास किसका हुआ था? रामचंद्र शुक्ल का हो गया। तो रामचंद्र शुक्ल भी इसमें आ गए, रामचंद्र आ गए, 11 वर्ष आ गया, और 3 1903 में लिखा गया है। ये सब चीज़ें आप दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 208 है कि राजा निर्बसिया कहानी के लेखक है। कहने का आशा है कि जो राजा निर्बसिया कहानी है उसके लेखक कौन है? विकल्प 1 श्रीकांत वर्मा, विकल्प 2 कमलेश्वर, और विकल्प 3 उदय प्रकाश, विकल्प 4 है रविंद्र कालिया। तो देखिए आप सही समझ रहे हैं, राजा निर्बसिया इस कहानी के लेखक है कमलेश्वर। और कमलेश्वर ने इसे कब लिखा था? तो वर्ष 1957 ईस्वी में कमलेश्वर जी ने जो है राजा निर्बसिया शीर्षक से कहानी लिखा था। इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। इसमें दो कथानक एक साथ चलते हैं, और आपके एनटीए नेट के पाठ्यक्रम में भी एक कहानी लगी हुई है। ठीक है। अगला प्रश्न संख्या 209 है कि गुंडा कहानी प्रसाद के किस कहानी संग्रह में संकलित है? यानी कि गुंडा एक कहानी है, ये प्रसाद जी के किस कहानी संग्रह में संग्रहित है? विकल्प 1 आंधी से कहानी संग्रह में, दूसरा आकाशदीप में, तीसरा इंद्रजाल में, और चौथा है फांसी में, है ना। तो देखिए जो गुंडा है ना, देखे होंगे गुंडा को जब लोग फंसाते हैं तो एक जाल में फंसाते हैं, और ऐसे तैसे जाल में नहीं फंसेगा, वो इंद्रजाल में फंसेगा। तो इंद्रजाल फर इंद्रजाल में गुंडा, है ना। गुंडा कहाँ फंसा? बोले सर इंद्रजाल में फंसा। किसके इंद्रजाल में? बोले सर प्रसाद के इंद्रजाल में फंसा है। अब देखें, मोटा मोटा देख लें तो बात करें इनके द्वारा, जो प्रसाद जी द्वारा एक छाया कहानी संग्रह है, कहानियों का संग्रह छाया दोबारा होता है बार बार, यानी कि 1912 में। एक कहानी संग्रह है प्रतिध्वनि की बात हम लोग करते हैं तो 2 6 है ना। आकाशदीप की बात करें तो आप देख रहे हैं 28 में लिखा गया, 1928 में, है ना। फांसी की चर्चा इसके पहले अभी आप कर चुके हो, दोनों को होनी चाहिए, 1929 में है, जो कि एक कहानी है, कहानी संग्रह नहीं है। ठीक है ना। आधी 1931 में लिखेगा, कहानी संग्रह है। इंद्रजाल 1936 में है। तो बस दिमाग में बैठा लीजिएगा कि 1936 में इंद्रजाल फेंक करके गुंडा को प्रसाद ने फंसाया था, है ना। तो गुंडा कैसे फंसेगा? इंद्रजाल में फंसेगा, और 1-2 जाल में नहीं बल्कि 36 जाल में फंसाया गया। 36 फार 1936 में लिखा गया कहानी संग्रह है। प्रश्न संख्या 210 है कि सतह से उठता आदमी की विधा है। कहने का आशय कि सतह से उठता आदमी, है ना, ये किस विधा की रचना है? विकल्प 1 काव्य, विकल्प 2 नाटक, विकल्प 3 कहानी, और विकल्प 4 है जीवनी। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, सतह से उठता आदमी ये विधा क्या है? कहानी विधा है। किसकी कहानी है? तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, मुक्त बोध जी की कहानी है ना। देखिए जब व्यक्ति कोई क्या होता है, सतह से उठता है ना, तो उसकी मुक्ति का बोध होता है, मुक्ति का बोध होता है, सतह से उठ रहा है कि गिर रहा है। कभी कभी देखे होंगे कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो कि बहुत निम्न परिवार में जन्म लेते हैं, और बाद में धीरे धीरे
ज़मीन से उठ करके बड़े ऊंचे मुकाम तक पहुंच जाते हैं, ठीक है ना। तो उसका बोध हम लोगों को हो जाता है, देखो भैया कितनी तरक्की की है, कितनी उन्नत की है। तो यही दिमाग में रखिएगा कि सतह से उठता आदमी, है ना, मुक्ति का बोध, तो उससे क्या होता है, मुक्ति का बोध चाहता है, इसलिए वो क्या करता है, सतह से ऊपर उठना चाहता है, ठीक है ना। इसके अलावा इनका एक और कहानी संग्रह आप देखें, कहानी है काठ का सपना है, विपात्र है ना, तो नई जिंदगी है। ये सब आप देखेंगे मुक्त बुद्ध जी की रचनाएं हैं। इसे भी थोड़ा सा आप दिमाग में रखे रहिएगा, क्योंकि हो सकता है कभी परीक्षा में पूछ लिए जाए। प्रश्न संख्या 211 है कि समांतर कहानी के पुरस्कर्ता जिनका नाम कमलेश्वर है, तो कमलेश्वर जी का मूल नाम क्या था, ठीक है ना। तो मुख्य प्रश्न यही है, कमलेश्वर जी का मूल नाम क्या था। विकल्प 1 की बात करें तो कैलाश सक्सेना था, विकल्प 2 नीरज सक्सेना, विकल्प 3 वैद्यनाथ मिश्र और विकल्प 4 है वासुदेव सिंह। तो बिल्कुल कमलेश्वर का अगर बात करें मूल नाम नीरज सक्सेना था। तो प्रश्न संख्या 211 का विकल्प 2 नीरज सक्सेना इज राइट आंसर। यहाँ पे वासुदेव सिंह देख रहे हैं तो त्रिलोचन जी का नाम था, वैद्यनाथ देख रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नाम था। तो इसे भी आप यहीं पर देखते चलें, और जितने भी रचनाकार हैं, साहित्यकार हैं, उनके मूल नाम को भी आप दिमाग में रखिएगा, उनके उपनाम को भी आप याद करने का प्रयास करिएगा, उनका जन्म समय और उनका जन्म स्थान, है ना। यहाँ से प्रश्न बहुतायत आपकी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 212 है कि हार की जीत कहानी के लेखक है, यानी कि हार की जीत कहानी किसने लिखी है। ये प्रश्न मेरे ख्याल से दूसरी बार रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। अब विकल्प 1 की बात करें तो सुदर्शन जी की कहानी है, विकल्प 2 जयशंकर प्रसाद जी की कहानी है, विकल्प 3 जैनेन्द्र की, या फिर विकल्प 4 किशोरीलाल गोस्वामी की। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति हार कर जीत जाए, हारा हुआ व्यक्ति जीत जाए, तो बड़ा सुदर्शन होगा, बड़ा सुंदर दर्शन उसका होता है, यानी कि सुदर्शन जी की लिखी गई कहानी है हार की जीत। तो इसे दिमाग में आप रख लीजिएगा, है ना। इस कहानी को आप पढ़े होंगे, बाबा भारती के पास एक घोड़ा था, खड़क सिंह उसको चुरा के ले जाता है, चुरा के क्या ले जाता है कि धक्का मार के नीचे गिरा देता है, धोखा से ले जाता है। तो कहते हैं कि घोड़ा ले जाओ, ले जा रहे हो ले जाओ, लेकिन ये किसी को बताना नहीं तो लोगों का विश्वास जो है टूट जाएगा, कोई किसी पर भरोसा नहीं करेगा। बाद में खड़क सिंह जाता है और पश्चाताप करता है, फिर ला करके उस घोड़े को बाबा भारती के अस्तबल में बांध जाता है। तो इस प्रकार हार करके भी जीत जाते हैं, ये सारी कहानी आपको पता है। तो प्रश्न संख्या 212 का विकल्प 1 है सुदर्शन इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 213 है कि वारेन हेस्टिंग का साण शीर्षक कहानी के लेखक है, यानी कि वारेन हेस्टिंग का साण किसने लिखा है। विकल्प 1 उषा प्रेमदास जी ने लिखा, या फिर विकल्प 2 धर्मवीर भारती ने लिखा, विकल्प 3 उदय प्रकाश, या फिर विकल्प 4 ज्ञान रंजन ने लिखा है। तो बिल्कुल सही देखेंगे, वारेन हेस्टिंग का साण उदय प्रकाश की कहानी है। उदय प्रकाश, वही उदय प्रकाश पाल गोमरा का स्कूटर वाले, पीली छतरी वाली लड़की वाले, तिरिच दरियाई घोड़ा, ये सब रचनाएं उदय प्रकाश जी द्वारा लिखी गई हैं, समय समय पर परीक्षा में पूछी जाती हैं। और इन दिनों अगर देखा जाए तो उदय प्रकाश जी का जलवा है, शायद ही कोई ऐसी परीक्षा हो जिसमें इनसे संबंधित प्रश्न ना पूछा जाता हो, ठीक है ना। इसलिए इन पर आप लोग बिल्कुल गहरी पकड़ बनाएं। तो प्रश्न संख्या 213 का विकल्प 3 उदय प्रकाश इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 214 की तीसरी कसम फिल्म किस लेखक की कहानी पर बनाई गई है। तीसरी कसम और मारे गए गुलफाम, है ना, एक कहानी आपने पढ़ी होगी, इस पे एक फिल्म बनी है। तो ये कह रहे हैं कि किसकी कहानी है ना। विकल्प 1 प्रेमचंद की, विकल्प 2 फणसुनाथ रेणु की, विकल्प 3 राजेंद्र यादव, या फिर विकल्प 4 भुवनेश्वर की। तो देखिए तीसरी कसम की बात आप कहते हैं ना, तो बिल्कुल फणेश्वरनाथ रेणु, है ना। रेणु ने तीसरी कसम खाया, कौन सी कसम, बोले सर तीसरी कसम खाता है। तीसरी कसम कहानी इनकी रचना है, कहानी है किसकी, फणेश्वरनाथ रेणु की है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 215 है कि प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी है। अंतिम कहानी विकल्प 1 की बात करें तो कफन है, विकल्प 2 घास वाली है, विकल्प 3 नशा, और विकल्प 4 है मिश पद्मा। बिल्कुल सही समझ रहे हैं, व्यक्ति प्रेम से अंतिम में क्या होता है, कफन में लिपट जाता है। तो कफन फार कफन, ठीक है ना। कब लिखी गई, 1936 में लिखी गई। अब देखिए व्यक्ति किसी प्रकार से हो, किस भी कंडीशन में हो, मर जाता है तो उसके पास 36 प्रकार के यत्न करके कफन, है ना, लाने की व्यवस्था की जाती है। तो मुंशी प्रेमचंद जी 36 में एक्सपायर भी कर गए थे। 1980 में मुंशी 36 बुद्धि, 1880 में इनका जन्म हुआ था, 36 में इनका देहांत हुआ था। तो हम लोग यही कहते हैं ना कि 80 में मुंशी और 36 बुद्धि मुंशी को होती है। लम्ही ग्राम इनका जन्म हुआ था। तो ये सब चीज़ें आप दिमाग में रखे रहिएगा, ठीक है। तो अंतिम कहानी की बात यहाँ पे हो रही है, तो कफन इनकी अंतिम कहानी है 1936 में, ठीक है।
प्रश्न संख्या 216 है कि हत्या नामक कहानी के लेखक कौन है, यानी कि हत्या नामक जो कहानी है वो किसने लिखी है। 1 जयशंकर प्रसाद, 2 प्रेमचंद, 3 अगे, 4 है जैनेन्द्र कुमार। तो बिल्कुल सही आप समझ रहे हैं कि जो हत्या नामक कहानी है उसके लेखक है जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार ने हत्या की। हत्या किसने की? जैनेन्द्र ने की, ठीक है ना, और कुमार ने की। ऐसे दिमाग में बैठाने का प्रयास करिएगा। प्रश्न संख्या 217 है कि प्रेमचंद की किस कृति को प्रतिबंधित किया गया था। कहने का आशा है कि प्रेमचंद की एक कृति है जिस कृति को अंग्रेजों ने प्रतिबंधित कर दिया था, जब्त कर लिया था, ठीक है ना। विकल्प 1 करबला, विकल्प 2 सोजे वतन, विकल्प 3 निर्मला और विकल्प 4 है गबन। तो भैया देखिए, है ना, इनकी जो कृति थी सोजे वतन, और इस सोजे वतन को जो है आरोप लगा करके, है ना, इस कृति को जब्त कर लिया था अंग्रेजों ने। तो सोजे वतन इज राइट आंसर। तो प्रश्न संख्या 217 का विकल्प 2 सोजे वतन इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 218 है कि कफन कहानी में घिसू और माधव कफन के पैसे का क्या करते हैं। कहने का आशा यह है कि कफन जो कि 1936 में मुंशी प्रेमचंद ने कहानी लिखी है, इसके तो प्रमुख पात्र है घिसू और माधव, ठीक है ना। अब घिसू और माधव जो कफन के लिए पैसे मांग कर लाते हैं, आपने कहानी पढ़ी होगी, तो उस पैसे का क्या करते हैं। विकल्प 1 बता रहे हैं कि पूड़ियाँ खरीद कर खाते हैं, विकल्प 2 है कि बोतल भर शराब पीते हैं, और विकल्प 3 है इनमें से कोई काम नहीं करते हैं, और विकल्प 4 है इनमें से दोनों काम करते हैं। उपयुक्त दोनों काम करते हैं। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, पहले पूड़ी खरीद के लाते हैं, बाद में बोतल भर शराब लाते हैं, यानी कि दोनों, उपयुक्त दोनों विकल्प सही है। यानी कि विकल्प प्रश्न संख्या 218 का विकल्प 4 उपयुक्त दोनों काम करते हैं इज राइट आंसर, ठीक है। प्रश्न संख्या 219 है, उसने कहा था कहानी का मुख्य पात्र का नाम बताइए, क्या है। विकल्प 1 खालसा सिंह, 2 करतार सिंह, 3 लहना सिंह और 4 है परमिंदर सिंह। तो उसने कहा था कहानी, है ना, किसने गुलेरी की है, कब, 1915 में है। मुख्य पात्र लहना सिंह है। उसने क्या कहा, लहना से क्या कहा, बोले 15 बार कहा, किसने, बोले गिलोरी ने। गुलेरी फार गुलेरी जी की रचना है, ऐसे दिमाग में बैठाने का प्रयास करिएगा, और लहना सिंह इसके प्रमुख पात्र है, ठीक है। अगला प्रश्न संख्या 220 है कि प्रेमचंद की प्रथम कहानी है, यानी कौन सी कहानी है जो कि प्रेमचंद की पहली कहानी मानी जाती है। विकल्प 1 पंच परमेश्वर, विकल्प 2 सौत, विकल्प 3 बड़े घर की बेटी और विकल्प 4 है ठाकुर का कुआं। सारी की सारी रचनाएं मुंशी प्रेमचंद जी की है, लेकिन पहली कहानी की बात करें, प्रथम कहानी की, तो प्रश्न संख्या 220 का प्रथम, है ना, पंच परमेश्वर इज राइट आंसर। तो पहले तो भैया पंच परमेश्वर से प्रेम करो। पहला प्रेम किससे, बोले सर पंच परमेश्वर से करो, इसके बाद जिससे मर्जी हो उससे प्रेम करो। तो पंच परमेश्वर प्रेमचंद की पहली रचना है, इसे ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 221 है कि प्रसाद की अंतिम कहानी है। विकल्प 1 मधुआ, विकल्प 2 आधी, विकल्प 3 सालवती और विकल्प 4 है गुंडा। तो देखिए प्रसाद की अंतिम कहानी की बात यहाँ पे आ रही है, तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, सालवती इज राइट आंसर। तो प्रश्न संख्या 221 का विकल्प 3 सालवती इज राइट आंसर। अंतिम में क्या होता है, सालवती होती है। सालवती माने पीड़ा होती है, पीड़ा सालती है, ठीक है ना। तो प्रसाद का अंतिम सालवती है, इसे ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 222 है, कहानी सौंदर्य की झलक का रस प्रदान करने वाली है, यह कथन किसका है। कह रहे हैं कहानी जो है वो सौंदर्य की झलक का रस प्रदान करने वाली है, यह कथन किसका है। विकल्प 1 की बात करें प्रेमचंद का, विकल्प 2 अगे, विकल्प 3 जैनेन्द्र और विकल्प 4 है प्रसाद। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं कि कहानी सौंदर्य के झलक का रस प्रदान करने वाली है अकॉर्डिंग टू प्रसाद, यानी कि प्रसाद जी का कथन है। तो प्रश्न संख्या 222 का विकल्प 4 प्रसाद इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 223 है कि कवि की स्त्री कहानी के लेखक कौन है। अब कवि की स्त्री कहानी के लेखक की बात की जाए तो विकल्प 1 सुदर्शन है, विकल्प 2 ऋषभ चरण जैन है, विकल्प 3 पांडे बेचन शर्मा उग्र या विकल्प 4 अज्ञेय है। तो देखिए कवि की स्त्री है ना भैया, कवि की स्त्री होगी ना तो बड़ी सुदर्शन होगी, सुंदर दर्शन देने वाली होगी। सुदर्शन, कवि की स्त्री सुदर्शन, सुंदर दर्शन वाली है, सुंदर है, ऐसा क्लू बनाने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना। और सुदर्शन जी की एक रचना भी आपने पढ़ी, हार की जीत, तो दिमाग में बैठा लीजिएगा कि प्रश्न संख्या 223 कवि की स्त्री कहानी के लेखक है विकल्प 1 सुदर्शन इज राइट आंसर, ठीक है। प्रश्न संख्या 224 है कि मनोविश्लेषण प्रधान कहानीकार है। कहने का आशय कि इनमें से कौन से ऐसे कहानीकार हैं जो कि मनोविश्लेषण कहानी लिखते हैं। विकल्प 1 की बात करें किशोरीलाल गोस्वामी, विकल्प 2 जयशंकर प्रसाद, विकल्प 3 इलाचंद जोशी और विकल्प 4 है मुंशी प्रेमचंद। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, मनोविश्लेषण इलाचंद जोशी है।
है ना। यानी कि मनोविश्लेषण कहानी के जो प्रधान कहानीकार है वो है इलाद चंद जोशी। अब देखिए मनोविश्लेषण वाला जो व्यक्ति होता है ना, उसके इलाज की ज़रूरत होती है ना। ऐसे बैठाने का प्रयास करिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 225 है कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व कहानी में नहीं है। तो कहने का आशय है कि इनमें से कोई एक ऐसा तत्व है जो कहानी में नहीं पाया जाता है। विकल्प 1 कथा वस्तु, तो बिल्कुल कथा वस्तु पाई जाती है। विकल्प 2 चित्रण भी पाया जाता है। विकल्प 3 देश काल वातावरण भी पाया जाता है। लेकिन विकल्प 4 सौंदर्य चित्रण बिल्कुल कहानी के अंतर्गत नहीं पाया जाता है। तो प्रश्न संख्या 225 का विकल्प 4 सौंदर्य चित्रण इज राइट आंसर, ठीक है। प्रश्न संख्या 226 है कि हिंदी कहानी कला का पूर्ण विकास किस युग में हुआ। कह रहे कि हिंदी में जो कहानी कला का विकास होता है वो पूर्ण रूप से किस युग में माना जाता है। विकल्प 1 की बात करें तो प्रेमचंद युग में, विकल्प 2 भारतेंद्र युग में, विकल्प 3 नई कहानी, या फिर विकल्प 4 प्रसाद युग में। तो बिल्कुल अगर सही बात करें कि पूर्ण कहानी का विकास हमको देखना हो तो भैया हो प्रेम की बात करते हैं। प्रेमचंद युग में हिंदी कहानी कला का पूर्ण विकास हुआ था। तो प्रश्न संख्या 226 का विकल्प 1 प्रेमचंद युग इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 227 है कि हिंदी कहानी फ्लैशबैक शैली का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले कहानीकार हैं। कहने का आशा है कि हिंदी कहानी में सबसे पहले फ्लैशबैक शैली का जो सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है इस विकल्प के अनुसार, ठीक है ना। विकल्प 1 की बात करें तो मुंशी प्रेमचंद ने किया, विकल्प 2 प्रसाद जी ने किया होगा, विकल्प 3 आगे, या फिर विकल्प 4 चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो बिल्कुल बात करें प्रश्न संख्या 227 की तो विकल्प 4 चंद्रधर शर्मा गुलेरी इज राइट आंसर। यानी कि सबसे पहले जो फ्लैशबैक शैली का प्रयोग कहानी में चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने किया था, और एक कहानी है उसने कहा था जिसे उन्होंने 1915 ईस्वी में लिखा था। अभी आपने देखा कि उसमें लहना सिंह प्रमुख पात्र हैं, ठीक है। इसे दिमाग में बैठा लीजिएगा। प्रश्न संख्या 228 है कि हिंदी साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा है। यानी कि हिंदी साहित्य में सबसे ज़्यादा सबको प्रिय जो विधा है वो कौन सी है जिसको सब लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। विकल्प 1 उपन्यास, विकल्प 2 कहानी, विकल्प 3 जीवनी और विकल्प 4 नाटक। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। 228 का विकल्प 2 कहानी इज राइट आंसर। देखिए जो कहानी विधा होती है उसको पढ़े लिखे अनपढ़ सभी लोग जो है ज़्यादा पसंद करते हैं, छोटे बड़े सब, है ना। तो प्रश्न संख्या 228 का विकल्प 2 कहानी विधा इज राइट आंसर, ठीक है। आगे प्रश्न संख्या 229 की बात करें कि हिंदी कहानी के विकास में निम्नलिखित में से किस पत्रिका योगदान नहीं है। कहने का आशय है कि हिंदी की कहानी का जब विकास हुआ तो इनमें से कोई एक ऐसी पत्रिका है जिसका योगदान अन्य की अपेक्षा थोड़ा सा कम है। विकल्प 1 की बात करें तो हिंदू हो सकती है, विकल्प 2 आलोचना, विकल्प 3 हंस और विकल्प 4 है सरिका। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं। जो आलोचना पत्रिका है इसका हिंदी के विकास में बहुत ज़्यादा योगदान नहीं है। तो प्रश्न संख्या 229 का विकल्प 2 आलोचना इज राइट आंसर, ठीक है। प्रश्न संख्या 230 है कि नई कहानी आंदोलन की शुरुआत कब से हुई। कहने का आशय है जो नई कहानी है उस नई कहानी आंदोलन का शुरुआत कब से माना जाता है। विकल्प 1 की बात करें तो 1950 से पूर्व, विकल्प 2 1950 से, विकल्प 3 1960 से और विकल्प 4 है 1956 से। तो बिल्कुल अगर आप सही तरीके से देखेंगे तो नई कहानी जो है ना इसकी शुरुआत 1956 से होती है। 56 इंच दिमाग में बैठा लीजिएगा। 56 कहानी, है ना। कोई व्यक्ति जब कहानी बनाता है नई कहानी तो 56 बातें उल्टा पलटा इधर उधर करता रहता है। बस दिमाग में रखिएगा 56 से, है ना। नई कहानी बनाना हो तो 56 है ना, 56 बातें बनाइए, ऐसे दिमाग में बैठा लीजिएगा। यानी कि नई कहानी की शुरुआत जो विकल्प 4 1956 से, है ना, इज राइट आंसर, ठीक है। प्रश्न संख्या 231 है कि सचेतन कहानी आंदोलन के प्रवर्तक है। कहने का आशय है जो सचेतन कहानी है सचेतन कहानी के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। विकल्प 1 दूधनाथ सिंह, विकल्प 2 राजेंद्र यादव, विकल्प 3 रविंद्र कालिया या फिर विकल्प 4 महीप सिंह। तो आपने पढ़ा था सचेतन रहे महीप सिंह, सम रहे गंगा प्रसाद। तो बिल्कुल सचेतन कौन है भैया, सचेतन रहते हैं कौन, बोले महीप से, है ना। महीप जो राजा होता है वो सचेतन रहता है, सचेत रहता है, इसे दिमाग में बैठा लीजिएगा। सचेतन कहानी के, है ना, आंदोलन के प्रवर्तक है महीप सिंह, है ना। तो प्रश्न संख्या 231 का विकल्प 4 महीप सिंह इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 232 है कि आ कहानी की प्रमुख विशेषता है। विकल्प 1 अस्तित्ववाद का प्रभाव, विकल्प 2 घटना की अपेक्षा मूड या क्षण की अभिव्यक्ति और विकल्प 3 है 1 और 2 दोनों।
और विकल्प 4 है कोई नहीं। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, विकल्प 3 1 और 2 इज राइट आंसर। जो आ कहानी होती है ना, उसमें दोनों बातें मिलती हैं, एक तो अस्तित्ववाद का प्रभाव पड़ता है, दूसरा घटना की अपेक्षा मूड या क्षण की अभिव्यक्ति होती है आ कहानी के अंतर्गत। ठीक है ना। तो प्रसंख्या 232 का विकल्प 3 1 और दोनों इज राइट आंसर। प्रसंख्या 233 है कि नारी जीवन को अभिव्यक्ति देने वाली प्रमुख कथाकार है ना। यानी कि जो नारी की अभिव्यक्ति है उसको सबसे ज़्यादा किसने अभिव्यक्त किया है, कौन प्रमुख कथाकार लेखिका है। विकल्प 1 की बात करें तो मन्नू भंडारी, विकल्प 2 मृणाल पांडे और विकल्प 3 है उपयुक्त तो दोनों, अब विकल्प 4 है इनमें से कोई नहीं। तो भैया बिल्कुल सही आप समझ रहे हैं, मन्नू भंडारी और मृणाल पांडे उपयुक्त दोनों जो लेखिकाएँ हैं नारी जीवन में अभिव्यक्ति को देने वाली हैं, ऐसा दिमाग में बैठाइएगा। तो प्रसंख्या 233 का विकल्प 3 उपयुक्त दोनों इज राइट आंसर। प्रसंख्या 234 है कि कौन मनोविश्लेषण प्रधान कहानीकार नहीं है, यानी कि इनमें से एक ऐसे कहानीकार हैं जो कि मनोविश्लेषण कहानी के अंतर्गत नहीं आते हैं। अब विकल्प 1 अगे, विकल्प 2 सुदर्शन, विकल्प 3 इलाचंद जोशी और विकल्प 4 है जैनेन्द्र कुमार। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं कि जो सुदर्शन है वो सुदर्शन जी मनोविश्लेषण कहानी के अंतर्गत नहीं आते हैं, इसलिए प्रसंख्या 234 का विकल्प 2 सुदर्शन इज राइट आंसर। और आगे इलाचंद जोशी तथा जैनेन्द्र जी मनोविश्लेषणवादी कहानी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। प्रसंख्या 235 है कि अमृत राय ने कौन सा कहानी आंदोलन चलाया था। अमृत राय की बात कर रहे हैं, कौन सा कहानी आंदोलन चलाया था। विकल्प 1 सचेतन, विकल्प 2 आ कहानी, विकल्प 3 समांतर कहानी और विकल्प 4 है सहज कहानी। तो बिल्कुल जो अमृत होती है ना, उसको हर व्यक्ति सहज में स्वीकार कर लेता है। अगर आपको अमृत दिया जाएगा तो सहज ले लो, हाँ भैया लाओ दीजिए। तो अमृत सहज, अमृत सहज, अमृत सहज, यानी कि सहज कहानी दिमाग में रखिएगा। सचेतन कहानी की बात करते हैं तो सचेतन रहे महीप सिंह है। आ कहानी की बात जब आएगी तो बिल्कुल गंगा प्रसाद विमल। आ कहानी की कौन है, बोले गंगा प्रसाद विमल है, इसे ध्यान में आप बैठाइएगा। समांतर कमलेश्वर है ना, सहज का आपने देखा ही अमृत है। तो इनके साथ साथ इन चारों विकल्पों को भी आप ध्यान में रखिएगा। ये प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा जाने योग्य है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न होता है। तो संभावना बनती है परीक्षा में इसमें से कोई आपसे पूछ सकता है कि इस आंदोलन के है ना किसने चलाया था। सचेतन के महीप सिंह है, आ कहानी गंगा प्रसाद विकल्प है, समांतर के कमलेश्वर है और सहज के अमृत राय है। ठीक है, ऐसे बैठाने का प्रयास करिएगा। तो प्रसंख्या 235 का विकल्प 4 सहज कहानी इज राइट आंसर। प्रसंख्या 236 है कि नई कहानियां पत्रिका के संपादक थे, यानी कि नई कहानी एक पत्रिका थी, इसके संपादक कौन थे। विकल्प 1 भैरव प्रसाद गुप्त थे, या फिर विकल्प 2 अगेय थे, विकल्प 3 दूधनाथ सिंह थे, या फिर विकल्प 4 अमरकांत थे। तो देखिए 236 की बात अगर हम लोग करते हैं नई कहानियाँ, तो नई कहानियाँ है ना के संपादक जो थे वो भैरव प्रसाद गुप्त थे। तो भैरव प्रसाद गुप्त इज राइट आंसर, इसे आप दिमाग में बैठाने का प्रयास करिएगा। ठीक है। प्रसंख्या 237 है कसाई वाड़ा कहानी के लेखक कौन है। अब विकल्प 1 शिवमूर्त है, या फिर विकल्प 2 सतीश जमाली है, विकल्प 3 अखिलेश, या फिर विकल्प 4 मंजूर एहतेशाम है। तो देखिए कसाई बाड़ा की बात करते हैं तो कसाई बाड़ा शिवमूर्ति, कसाई बाड़ा शिवमूर्ति की रचना है। कई बार परीक्षा में पूछी गई है, खासतौर से टीजीटी की परीक्षा में ये प्रश्न बहुतायत पूछा गया है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो कसाई बाड़ा कौन, बोले शिव की मूर्ति, शिव की मूर्ति। ठीक है, इसे दिमाग में बैठाने का प्रयास करिएगा। ठीक है। प्रसंख्या 238 है कि गीला कहानी के लेखक का नाम है। अब विकल्प 1 अगेय, विकल्प 2 प्रेमचंद, विकल्प 3 यशपाल, विकल्प 4 है निर्मल वर्मा। तो 238 में अगर हम बात करते हैं गीला कहानी की, तो गीला कहानी को आप देखेंगे तो मुंशी प्रेमचंद इज राइट आंसर। ठीक है ना। तो गीला कहानी के लेखक कौन है, प्रेमचंद। प्रसंख्या 239 है कि मुफ्त का यश नामक कहानी के रचनाकार हैं। मुफ्त का यश एक कहानी है, इसके रचनाकार कौन है। विकल्प 1 की बात करें तो भगवती चरण वर्मा, विकल्प 2 जैनेन्द्र है, विकल्प 3 प्रेमचंद, या फिर विकल्प 4 जयशंकर प्रसाद है। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को मुफ्त का यश मिलता है ना भैया, तो मुफ्त का यश मिलेगा तो हर व्यक्ति उसको प्रेम से ले लेगा। प्रेम फॉर प्रेमचंद की रचना है ना। आपको मुफ्त का यश मिल जाए,
सम्मान मिल जाए या कीर्ति मिल जाए तो आप प्रेम से ले लेंगे। प्रेम फॉर प्रेमचंद की रचना है। तो 239 का विकल्प 3 प्रेमचंद इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 240 है कि सभ्यता कोई और चीज है, उसका देह से इतना संबंध नहीं है जितना मन से, यह कथन किस कहानी का है? तो कह रहे हैं सभ्यता कोई और चीज है, उसका देह से इतना संबंध नहीं जितना मन से है, यह कथन किस कहानी का है? अब विकल्प 1 की बात करते हैं, बड़े घर की बेटी से। विकल्प 2 शतरंज के खिलाड़ी से। विकल्प 3 है नया विवाह, या विकल्प 4 है सभ्यता का रहस्य। तो बिल्कुल अगर बात की जाए तो आप सही समझ रहे हैं कि ये जो आप देख रहे हैं ना कथन है, ये कथन बिल्कुल सभ्यता का रहस्य कहानी से लिया गया है। तो प्रश्न संख्या 240 का विकल्प 4 इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 241 है गदल किसकी चर्चित कहानी है? गदल कहानी के लेखक कौन है? ठीक है ना। विकल्प 1 अगे, विकल्प 2 रांगे राघव, विकल्प 3 सलोचना राघव और विकल्प 4 है प्रेमचंद। तो बिल्कुल गदल कौन मचा देते हैं? बोले सर रांगे राघव ने गदल मचाया। गदल रांगे राघव, है ना। तो गदल कहानी जो कि बड़ी चर्चित कहानी है, इसके जो कहानीकार हैं या लेखक हैं वो रांगे राघव है। तो प्रश्न संख्या 241 का विकल्प 2 रांगे राघव इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 242 है रजक, है ना, रजक रंजन किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है, यानी कि निबंध है? विकल्प 1 की बात करें महावीर प्रसाद द्विवेदी, विकल्प 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी, विकल्प 3 आचार्य रामचंद्र शुक्ल और विकल्प 4 सरदार पूर्ण सिंह। तो देखिए रसज्ञ रंजन किसका? बोले महावीर प्रसाद द्विवेदी का। महावीर प्रसाद द्विवेदी का रसज्ञ रंजन किसका करोगे? बोले महावीर प्रसाद द्विवेदी करेंगे, यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की ये निबंध है। प्रश्न संख्या 243 है कि शिव शंभु के चिट्ठे के लेखक है, यानी कि शिव शंभु के चिट्ठे, है ना, किसकी रचना है? विकल्प 1 की बात है बालकृष्ण भट्ट की है, या फिर विकल्प 2 चंद्र शर्मा गुलेरी की है, विकल्प 3 बाल मुकुंद गुप्त की, या फिर विकल्प 4 प्रताप नारायण मिश्र की। देखिए शिव शंभु के चिट्ठे की बात करते हैं तो बिल्कुल बाल मुकुंद गुप्त जी की रचना है। शिव शंभु बाल मुकुंद गुप्त, ठीक है, ऐसे दिमाग में बैठाने का प्रयास करिएगा। प्रश्न संख्या 244 है कि हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक है। हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक है। विकल्प 1 रामचंद्र शुक्ल और विकल्प 2 है महावीर प्रसाद द्विवेदी, विकल्प 3 है सरदार पूर्ण सिंह और विकल्प 4 है श्याम सुंदर दास। तो बिल्कुल सही आप समझ रहे हैं। प्रश्न संख्या 244 का विकल्प 4 श्याम सुंदर दास इज राइट आंसर। कैसे दिमाग में बैठाएंगे? देखिए जो बात करें हम लोग ना कि हिंदी साहित्य की एक कोविद रत्नमाला जो होती है, तो हिंदी साहित्य की कोविद रत्नमाला बड़ी सुंदर होती है। सुंदर फार श्याम सुंदर दास जी की रचना है। प्रश्न संख्या 245 है कि हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति किस रूप में हुई है, यानी कि जो हिंदी साहित्य है उसमें प्रसिद्ध हुए हैं सरदार पूर्ण सिंह किस रूप में, है ना। विकल्प 1 कहानीकार के रूप में, विकल्प 2 निबंधकार के रूप में, विकल्प 3 उपन्यास, या फिर विकल्प 4 कवि के रूप में। देखिए ये प्रश्न अगर देखा जाए तो कई बार परीक्षा में पूछा गया है और मेरे द्वारा भी संभवतः दूसरी बार इस चर्चा किया जा रहा है। तो सरदार पूर्ण सिंह एक निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध है, इसे दिमाग में रखिएगा। और प्रश्नावली जब हम लोग आई थिंक 2-3 हल कर रहे हैं तो उसमें हमने विस्तृत रूप से वर्णन किया है, चर्चा हम लोग उस क्लास में किए हैं, ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 245 का विकल्प 2 निबंधकार इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 246 है कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसका ललित निबंध संग्रह है? तो मेरे राम का मुकुट भीग रहा है सबसे पहले जानिए एक ललित निबंध है, किसका है? विकल्प 1 हरिशंकर प्रसाद, विकल्प 2 अगे का, विकल्प 3 विद्यानिवास मिश्र का, या फिर विकल्प 4 है कुबेर नाथ राय का। तो देखिए मेरे राम का मुकुट भीगेगा कब? जब निवास नहीं होगा, है ना। अब निवास के अंदर नहीं रहेंगे तो मुकुट तो भीगेगा ही। तो निवास फॉर विद्यानिवास मिश्र जी का, है ना, ये ललित निबंध है, इसे दिमाग में रख लीजिएगा। तो प्रश्न संख्या 246 का विकल्प 3 विद्यानिवास मिश्र इज राइट आंसर, ठीक है। प्रश्न संख्या 247 है कि तुलसीदास चंदन घिसे के लेखक है। अब विकल्प 1 नागेंद्र जी हैं, विकल्प 2 हरिशंकर प्रसाई हैं, विकल्प 3 कुबेर नाथ राय है, या फिर विकल्प 4 हजारी प्रसाद द्विवेदी है। तो तुलसीदास चंदन घिसे, है ना, बिल्कुल इस निबंध के लेखक है हरिशंकर प्रसाई। अब भैया देखो तुलसीदास चंदन घिसेंगे किसके लिए? बोले सर हरिशंकर के लिए, क्योंकि हरिशंकर परसों आने वाले हैं, इसलिए क्या कर रहे हैं? तुलसीदास चंदन घिस रहे हैं। चंदन फार, है ना,
तुलसीदास चंद्रन की से रचना है, हरिशंकर प्रसाद जी की रचना है, निबंध है, इसे दिमाग में बैठाने का प्रयास करिएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 248 है कि कुट्टी चातन उपनाम से किसके व्यक्तिपरक निबंध छपे हैं। यानी कि कहने का आशय है कि किसने, कौन सा ऐसा साहित्यकार है जो कि कुट्टी चातन उपनाम से, है ना, निबंध लिखे हैं। यानी कि किसका कुट्टी चातन उपनाम है। विकल्प 1 डॉक्टर नागेंद्र, विकल्प 2 गुलाब राय, विकल्प 3 आगे, या फिर विकल्प 4 की बात हम लोग करते हैं तो महादेवी वर्मा है। देखिए कुट्टी चातन उपनाम की अगर बात आ जाती है तो विकल्प 3 आगे इज राइट आंसर। ठीक है ना। यानी कि आगे जी का एक नाम कुट्टी चातन भी था। कुट्टी चातन कितने हैं, बोले सर कुट्टी चातन तो आगे है, आगे फार आगे जी का एक उपनाम है। प्रश्न संख्या 249 है, आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक है। यानी कि आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक कौन है। विकल्प 1 अध्यापक पूर्ण सिंह, विकल्प 2 शांत प्रिय द्विवेदी, विकल्प 3 गुलाब राय, या फिर विकल्प 4 विद्या निवास मिश्र। देखिए आचरण की सभ्यता की जो भाषा होती है वो बिल्कुल पूर्ण होती है। पूर्ण फार अध्यापक पूर्ण सिंह। ठीक है ना। तो आचरण की सभ्यता कैसी होती है, बोले सर आचरण की जो सभ्यता होती है ना बिल्कुल पूर्ण होती है। पूर्ण फार अध्यापक पूर्ण सिंह की रचना है। इसे दिमाग में आप लोग बिल्कुल हमेशा के लिए बैठा लीजिएगा। प्रश्न संख्या 250 है कि सुलोचना निबंध संग्रह है ना। विकल्प 1 की बात करें तो भारतेंद्र जी का, विकल्प 2 निराला जी का, विकल्प 3 जैनेन्द्र जी का, और विकल्प 4 है गुलाब राय जी का। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, जो सुलोचना निबंध है वो भारतेंदु जी का है। तो सुलोचना कौन है, बोले सुलोचना तो भारत में रहते हैं। भारत फार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का निबंध संग्रह है। तो इस प्रकार से आप इन सभी प्रश्नों को आसानी से याद कर सकते हैं। और वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ा सा भी लाभ पहुंचा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ जाएं और अपनी तैयारी को बूस्ट करें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में फिर हम इसी तरह से 50 प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।